यस, सही कहा। बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। एक्सट्रैक्ट सभी बना रहे थे हम, कैंडी एंट्रीज रिवाइज करने का। क्या क्या बात हुई? देखना ये वाला क्यों है? ये स्टार्ट ब्रॉडकास्ट कर दो, स्क्रीन शेयर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का स्क्रीन शेयर है होगी, कैसे करते हैं स्टार्ट करके देखो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? हम्म? इधर तो आ रही है, शेयर मूव नहीं हो रही है। यही है ना स्क्रीन शेयर, यही है। बार बार आई जा रहा है। स्टार्ट करना करना सब कुछ बंद करो।
ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? चलिए सॉरी स्टार्ट करिए। कहाँ तक कल बातें हुई थी? क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। क्या क्या बना लिए थे सर? एंट्रीज लिखनी है और क्या कर लिया? नहीं वो टेबल तो बन गया ना एंट्रीज के लिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बन रहा था ना फाइनल। टेबल निकाल के रखना है सर सामने। एंड एक बार दोबारा सारी फिगर्स रिवाइज कर लीजिएगा। टेबल स्टार्ट हुआ 77 मीन्स टू से बिफोर एनी पेमेंट हमारी लाइबिलिटी थी 7710। डाउन पेमेंट के बाद लाइबिलिटी कितनी रह जाएगी? फिर ईयर एंड तक आते आते एक और रेंटल पे हो गया। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि एक्सट्रैक्ट्स बनाने से पहले क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करना है। तो सबको क्लियर है कि 4 5 6 7 अब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी रह गई। ठीक है ना, एक डाउन पेमेंट भी कर दी हमने और एक रेंटल की पेमेंट भी होगी, उसमें प्रिंसिपल पे हो गया। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी है 4 5 6 7, क्या इसने सारा का सारा नेक्स्ट ईयर पे हो जाना है? तो अब देयर इसका एक ब्रेकअप होना है। इसमें से जितने पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में जाने हैं वो फिर करंट लायबिलिटी होने चाहिए और जो रिमेनिंग पैसे रह जाएंगे वो नॉन करंट हो जाएंगे। तो 31315 पे आया था मैं। ये क्या चीज है? थोड़ा जरा मेंशन करना फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं आप। तो ये करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे टेबल में, चाहे लिखना। और जो रिमेनिंग दो इंस्टॉलमेंट्स के रह जाएंगे और फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। तो किन दो अमाउंट्स को सम कर लेंगे? 1512 और 1740। काइंडली एक बार दोबारा कर लीजिएगा, कल थोड़ी सी बात वैसे हुई थी। प्लस करें जरा 1512 और 1740 का प्लस करें तो क्या आंसर आ रहा है? अब काइंडली जरा एक मिनट बोर्ड पे देखिएगा जरा। ये जो बेटा फिगर आपकी आई है सॉल्व करके 3252, ये आपको टेबल में भी कहीं नजर आ रही होगी। ये टेबल बना है इस तरह से हुआ है, और से मेरे वर्ड सुनिएगा नेक्स्ट तरह कि अगर आप करंट लायबिलिटी की अमाउंट आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बिल्कुल सामने जो बैलेंस में अमाउंट आ रही होगी वो फिर नॉन करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। फिर एक जरा और अगले साल के एंगल से भी देख लें ताकि जरा मेरी बात पे जरा आपको थोड़ा सही यकीन आ जाए। मेरे सिस्टर अगर फॉर एग्जांपल 2001 के एंड पे हम खड़े हों तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी फिर क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी फिर क्या हो जाएगा अगर एक साल और आगे चले जाए? 31 दिसंबर 2001 वाला अगर रेंटल भी पे हो जाए तो फिर क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा हमारा 3252 हो जाएगा। फिर करंट लायबिलिटी कितनी होगी? करंट लायबिलिटी मींस होता है नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो जिस डेट पे भी आप खड़े हैं, अगर 2001 पे खड़े हैं तो जो 2002 में पैसे जाने वो करंट लायबिलिटी है। तो 1512 फिर क्या होगा? और उसके आगे देख लें, एक ही अमाउंट है, उसके सामने देख लें। ठीक है, तो अगर आप करंट लायबिलिटी आइडेंटिफाई कर लें तो बिल्कुल उसके सामने जो बैलेंस में अमाउंट आ रही होगी वो फिर नॉन करंट लायबिलिटी का सम ही आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? दोबारा और सारे 4 5 6 7 is the total balance, 1315 is the current liability, and finally 3252 is the non-current liability at the end of 31st December 2000। आइए जरा बैलेंस शीट की तरफ। यहाँ तक फिगर्स लिख लें, बाद में दूसरी बात भी करें। तो नॉन करंट एसेट से आगे अगर चलें तो अब यकीन करंट एसेट्स आते हैं लेकिन एक्सट्रैक्ट्स हम बना रहे हैं, तो जो रेलिवेंट एरियाज बस वो लिखना है। तो हेडिंग आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो सिर्फ उन्हीं हेडिंग्स को लिखना है आपने जहाँ फिगर्स रेलिवेंट अवेलेबल है। एक दो लाइनें रख के जरा करंट हेडिंग लिखना। और देन पहले एक सेकंड में सब प्रेजेंटेशन जो मैंने भी बताई है देख लें जरा कैसे लिखा उसे।
टेबल दोबारा सामने रख लीजिएगा प्लीज, छोटी छोटी बातें सही क्लियर कर लें, बस अभी इसके बाद रिपीट ही होनी है। 2000 के एंगल से भी हमने डिसीजन लिए, 31 दिसंबर 2000 के एंगल से, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज लायबिलिटी कितनी अपीयर हो जाएगी? अगर नॉन करंट लायबिलिटी पूछ रहा हूँ तो कितनी आएगी? 852। और करंट लायबिलिटीज में प्रिवर्ट हो जाएंगे, एक मिनट भी जरा थोड़े से रिवाइज अगर कर लें, जैसा करंट पोर्शन ऑफ लोन होता था IAS 23 बोरिंग कॉस्ट, उसी तरह करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। क्या मतलब होगा इस करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी? वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में जाने हैं, तो अमाउंट इसके सामने क्या आएगी? 1512 1315। 2000 के एंगल से प्लीज अलग अलग ईयर वाइज, डेफिनेटली 2001 की भी वर्किंग करनी। 2000 के एंगल से व्हाट इज करंट लायबिलिटी? 1315 4597 ढूंढे समथिंग। टोटल कितनी लायबिलिटी थी? तो टोटल कहाँ आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? नहीं, टोटल कहाँ आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? टोटल एज इट इज नहीं आएगा, अब टोटल का ब्रेकअप बस आएगा। टोटल में से जो पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने करंट लायबिलिटीज, और जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद देने, तो टोटल एसेट इकट्ठा नहीं आएगा, उसको ब्रेक करके लिखना। क्लियर होगी बात? लिख लेंगे आप पहले, समझा कि नहीं प्लीज, पे लिखा करें। यानी कंफ्यूजन बारह। अगर आपने कंपैरेटिव्स बनाने भी हो इवन देन आपको ईयर वाइज अलग अलग ही डिसीजन लेना चाहिए, वरना मिक्स हो जाएंगी चीजें। पहले 2001 पे ट्राई करें, शायद बात तो मैंने कर ली। टेबल सामने रखें, जरा खुद से सामने लिखने क्या आना चाहिए। आइडेंटिफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आइडेंटिफाई? वन का क्लोजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग, देन फिर उसका ब्रेकअप। व्हाट इज क्लोजिंग? 3252, फिर क्लोजिंग हो जाएगा 1 के एंड पे, अगली इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद। तो उससे अगले 12 महीनों में कितने पैसे जाने? 112, वो करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे, और बाकी पैसे 1740 नॉन करंट लायबिलिटीज ऑफ 2001 में अपीयर हो। समझ आ रहा है? देख लीजिएगा। ये नोट कर लिए, चले फिर आगे टेबल पे आए दोबारा एक मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? तो एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए पहला डिसीजन क्या है? आइडेंटिफाई द क्लोजिंग बैलेंस, और देन फिर उस क्लोजिंग बैलेंस का ब्रेकअप बिटवीन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। देन सर एक क्वेश्चन जरा आपसे पूछना, जरा टेबल सामने रखें। 31 दिसंबर 2000 पे ही वापस आ जाए, और इंटरेस्ट वाला कॉलम जरा देखें। 2000 से रिलेटेड इंटरेस्ट कितना है? क्या ये इंटरेस्ट 2000 वाला 2000 में पे हो गया? तो देयरफॉर लायबिलिटीज में तो नहीं आना चाहिए, एक्सपेंसेस में आना चाहिए। टैक्स बनाने हम नहीं बनाते हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा आगे बढ़े जरा। नेक्स्ट अमाउंट कितनी है? ये 685 है, किस साल का इंटरेस्ट है? तो 2000 के एंड पे आप खड़े हैं, कल आपने इसी तरह का सवाल किया था। अगर हम 31 दिसंबर 2000 के एंड पे खड़े हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, क्या वो 2000 के एंड पे हमारी लायबिलिटी होगा? तो ये जो अगले इंटरेस्ट है 31 दिसंबर 2000 के एंड पे अगर हम खड़े होकर डिसीजन ले रहे हैं, तो ये जो 685 है, 488 है, 260 है, क्या ये नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं? क्या ये नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं? नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस। तो इनका क्या करें हम 2000 के एंड पे? पेबल तो हो गया ना,
एक्सपेंस पेएबल कब होता है? एक्सपेंस इनकर हो गया और पे ना हो। अब ये जो फिगर है 685, ये एक्सपेंस इनकर ही कब होगा? 31 के एंड पे ये इनकर होगा, उस साल फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर ये पे नहीं हुआ होगा तो फिर लाइबिलिटी। तो ये जरा 857 को दोबारा है, ये हमारा इस साल का एक्सपेंस 857। अगर इस साल पे ना हुआ होता, इवन देन अक्रूवल बेसिस पे हम इस एक्सपेंसेस में लिखते और पे ना होने की वजह से फिर इसे लाइबिलिटीज में भी लिखते। तो फिलहाल 31 दिसंबर 2000 के एंगल से अगर हम देखें तो जो एक्सपेंस था वो पे हो गया, देयरफॉर कोई अमाउंट भी अब लाइबिलिटीज में नहीं है। और जो अगले सालों का इंटरेस्ट है वो जब टाइम गुजरेगा तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से वो इंटरेस्ट हमारा इनकर होता रहेगा। और इस क्वेश्चन में लीज अरेंजमेंट इस तरह से है कि जिस पीरियड का इंटरेस्ट है वो उसी पीरियड के एंड में पे भी हो रहा है, तो देयरफॉर लाइबिलिटी वाला इशू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के इंटरेस्ट क्योंकि हमारा एक्सपेंस ही नहीं है और देयरफॉर वो ऑब्वियसली लाइबिलिटी भी नहीं है। लाइबिलिटी कब बनेगा? एक्सपेंस लाइबिलिटी कब बनेगा? जब एक्सपेंस हो गया हो लेकिन पे ना किया हो। अब वो एक्सपेंस ही हमारा नहीं है तो देयरफॉर लाइबिलिटी भी नहीं है। सही तरह क्लियर कर लें, लेट्स अज्यूम आपने कोई एम्प्लॉय रखा 50,000 मंथली सैलरी, एक महीना गुजर गया और आपने सपोज पैसे नहीं दिए, क्या सिर्फ एक महीने की सैलरी पेबल होगी या अगले सारे सालों की भी कैलकुलेट करेंगे आप? कहीं ऐसे तो नहीं कि एम्प्लॉय रखते साथ ही अब ये सोचेंगे कि ये कितने अरसे हमारे पास रहेगा, कितने महीने साल ये काम करेगा, कितनी सैलरी बन गई है, क्या वो सारी लाइबिलिटी हो जाएगी? वो काम करता रहेगा मंथ वाइज, फिर हम डिसाइड करते रहेंगे। अगर हमने पैसे ना दिए हो तो वो पैसे जो जिनका बेनिफिट हमने ले लिया होगा वो फिर लाइबिलिटी बनेगी। और वो अगले पैसे कब लाइबिलिटी बनेंगे? तो वो काम करेगा जब टाइम गुजरेगा। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कब लाइबिलिटी बनेगी? क्या सारे सालों की जो इलेक्ट्रिसिटी हमने इस्तेमाल करनी है वो लाइबिलिटी बना लें? जितनी जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उतना उतना बिल हमारा एक्सपेंस बन जाएगा, और अगर वो पे नहीं किया होगा तो फिर लाइबिलिटी होगा, और अगर पे कर दिया होगा तो लाइबिलिटी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस पेबल के एंगल से एक्सपेंस इनकर होगा, पे नहीं किया होगा तो फिर लाइबिलिटी। तो ये पहली बात जरा सही क्लियर कर दीजिएगा कि ये फ्यूचर के इंटरेस्ट में क्यों नहीं ले रहा। दोबारा रिपीट करने बात, वो अभी हमारे से रिलेटेड ही नहीं है, सिंपल इज दैट, एक्सपेंस ही नहीं है तो देयरफॉर लायबिलिटी। ओके, ये कोई और कंफ्यूजन किसी की करो। चलो फिर इसके रिक्वायरमेंट में भी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी शायद है नेक्स्ट हेडिंग। कंपनी नेम अवेलेबल हो तो लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 ही रिक्वायर्ड है, लेकिन along with comparative means 1 and 2, sorry 1 and 2000। या अब इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से डिसीजंस लेना, डाटा देखें तो सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल, बस क्या है एंट्रीज देखें। बस एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंशियल चार्जेस में, बस तो ये दो फिगर्स ढूंढ के जरा लिखें आप लोग, ये इजी है। व्हाट शेड्यूल है डेप्रिसिएशन 1542। अब ये ईयर वाइज आनी है या एक्यूमुलेटेड आनी है, एक्सपेंस आना है फॉर द ईयर, आना है एक्सपेंस फॉर द ईयर। बैलेंस शीट में एक्यूमुलेट होगी फिगर्स, एक्सपेंस में 857 एंड 685। तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो है लेकिन ये पेबल्स में क्यों नहीं आ रहा? पे हो गया, ठीक।
चले, आई होप के बात अब क्लियर है। सेल कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सारे? क्वेश्चन नंबर 2 भी रहता पड़ेगा, इंडिविजुअली पढ़ लेना। सामने आ गया सर, देख के लिखना सर। तो नोट तो नहीं कर रहा? कैश वैल्यू ऑफ 2 लाख, 4 ईयर इज लीज टर्म। इस तरह लिखें लीज टर्म। अपने लफ्जों में बताने लीज टर्म किसे कहते हैं? जितने अरसे में इंस्टॉलमेंट्स देनी है, जितने अरसे का लीज एग्रीमेंट है, लीज टर्म। depreciates over 4 years. Annual installments payable in arrears. Arrears means end of the period. Advance means beginning of the period. Discount rate के साथ ब्रैकेट में एक लफ्ज लिखा हुआ। ये जब हम और बड़े इंशाल्लाह होंगे तो इसका फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट भी बोलते हैं इसे। फिलहाल इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, सवाल इसके एक क्वेश्चन मार्क बस लगा दो। सिंपली इंटरेस्ट रेट दिया हुआ। बाकी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट इनके क्या मीनिंग है इंशाल्लाह कुछ तो सब बड़े हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो सिंपली इंटरेस्ट रेट 16%। Lease commenced on 1st March 2005 and the first installment is payable on 28th February 2006. सही है, annual installments है। And the financial year end of lessee is 31st December. First requirement देखो, journal entries for the year ended 31st December 2005 lessee के एंगल से करनी है आपने। अच्छा, रिक्वायरमेंट एक एंगल से बताइए अकाउंटिंग स्टार्ट कब हो रहा है? 1st January 2005 और एंड हो जाएगा 31st December 2005। क्या ये जरूरी है कि लीज एग्रीमेंट हमेशा अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में ही हो? जरूरी तो नहीं सर, किसी भी डेट पे लीज एग्रीमेंट हो सकता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1st जनवरी से और हमारा लीज एग्रीमेंट कब से शुरू हो रहा है? 1st मार्च से। तो देयरफॉर फिर लीज के एंगल से एक साल कब कंप्लीट होगा? लीज के एंगल से 28 फरवरी को पहला साल एंड होगा। तो एनुअली इन एरियर्स। तो 2005 वाले फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कोई रेंटल पे हो रहा हो? एग्रीमेंट हो गया, लेकिन रेंटल अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट लग रहा है नेक्स्ट अकाउंटिंग में पे होना। लेकिन क्या एसेट आ जाएगा इस साल? कुछ ऐसा यूज भी आ जाएगा? ये काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट के साथ ना अकाउंटिंग स्पेसिफाई करना होगा। तो एग्रीमेंट बेटा लीज का किसी भी दिन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर एक सेकंड दोबारा देख लें, वहां इस तरह से था कि जो अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग डेट थी उसी डेट पे एग्रीमेंट था, लेकिन यहाँ 1st मार्च में शायद 2 महीने बाद एग्रीमेंट है। ठीक है, कुछ बात समझ आएगी? बाकी भी वर्किंग करें मेरे साथ, अब शुरू करें, रजिस्टर करो। हेडिंग्स बनाए, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर द ईयर एंडेड स्पेसिफाई करें। बस अपनी नई चीजें आएंगी वो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको, बाकी जो रिपीट होंगी चीजें वो आपने करवानी है। 31st December 2005 फॉर द ईयर एंडेड। ये सब तो आंसर एक मिनट। जी को स्टार्टिंग डेट बताइए कहाँ से शुरू करें?
1 जनवरी। डेट बोले सर जी, डेट 1 मार्च 5। इस अकाउंटिंग ईयर में लीज से रिलेटेड फर्स्ट एंट्री 31 मार्च 5 पे होगी। किसकी बुक्स है? लेसी कौन सी एंट्री करता है पहली? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट। राइट ऑफ यूज एसेट का कोई नाम है सर? एसेट ही लिख, हाँ जी ठीक है। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट। इस अमाउंट से एंट्री होती है, कोई 2 लाख नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज। ना ना इस तरह ना करें, गेम ऑन है। छोटे छोटे क्वेश्चन से सही बात समझ लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ठीक है। वो फिगर शायद फिलहाल दोबारा सेम आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो प्लीज सही वर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता में रखने की कोशिश करें। अब यहाँ से मुझे वर्किंग करवा दें, रुकें बस यहाँ। एंट्री अगर लिख रही है तो प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग करवानी है, बल्कि लीज पेमेंट्स की पहले वर्किंग करवा दें, ये रिवाइज कर लें सारे वर्ड्स। लीज पेमेंट्स कैसे कहते हैं? ढूंढ के बोल के बताएं। नहीं ढूंढ नहीं, लीज पेमेंट कहते हैं किसे? मैंने कल वर्ड्स लिखवाए थे थोड़े से, ये ध्यान में रखने हैं। हाँ जी, पेमेंट्स ऑफ द लीज टर्म, शुरू से लेकर एंड तक जो लेसी ने पैसे देने हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, शुरू से एंड तक, वो लीज पेमेंट्स ढूंढने जरा इस क्वेश्चन में। एनी डाउन पेमेंट होती नहीं है, नहीं हो सकती है लेकिन है नहीं ऐसे ही। तो सिंपली बस क्या है, 7,1,4,7,5 के कितने रेंटल है? 4 साल लीज टर्म है इंटू 4, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके फिगर लिखो, 285900। स्टार्ट से लेके एंड तक जो लेसी ने पेमेंट्स करनी है उनको सम करके लीज पेमेंट्स की फिगर आ जाएगी, है ना? लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो 285900 की प्रेजेंट वैल्यू लेना, इकट्ठा ही ले लें, ऐसे टाइम जरा बच जाएगा। 285900 की इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। कब ले सकते थे? अगर ये सारे पैसे इकट्ठे 4 इयर्स के बाद पे होने होते तो फिर तो ठीक है, लेकिन क्या 285900 ने इंस्टॉलमेंट्स में पे होना? 1 साल बाद, 2 साल बाद, इस तरह की चीजें ज़हन में रखनी है अपने काइंड। जानबूझ के मैंने तंग करना आपको। क्या करेंगे फिर? अब एनईटी क्यों लग सकता है? एक से ज्यादा अमाउंट्स है, सेम है, एनुअल है, सेम है। क्या तरीका है? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाएं, एन्युटी का फॉर्मूला ज़हन में लाएं, 1 प्लस रेट बताएं, 0.16 माइनस बताएं 4 रेंटल्स, 4 एनुअल रेंटल्स डिवाइड बाय 0.16, सॉल्व करें। रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। 2 लाख बराबर आ गया, लेकिन गेम ऑन है। इस 2 लाख का नाम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ऊपर जो फिगर है 285 उसका नाम नहीं, लीज पेमेंट, फ्यूचर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द लीज। डिफरेंस क्यों क्यों है? किसमें इंटरेस्ट होता है, किसमें नहीं? रेंटल्स में इंटरेस्ट होगा, लीज पेमेंट के रेंटल में। और अगर उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें तो फिर ये तो आज की फिगर, तो आज की फिगर 2 लाख है, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में हमने टोटल देना है 285,900। द डिफरेंस बिटवीन दीस टू फिगर्स इज इंटरेस्ट जो टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड। ठीक है, लिखे बच्चे। जी मैंने अभी बताया था, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाद में, इम्प्लिसिट का मीनिंग डिस्कस करेंगे। ये सर अमाउंट उठाए यहाँ से, कौन सी अमाउंट उठाए? डाने 2 लाख, 2 लाख में इंटरेस्ट है, तो वो भी तो आप कैसे में आना है। इंटरेस्ट कब रिकॉर्ड होना सर? टाइम बेसिस पे।
क्लियर अभी बात, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट डेट बताओ। ईयर एंड 31 दिसंबर 2005 पे क्यों रोक रहे हैं? 31 दिसंबर 2005 पे रुकने की कोई पहली वजह क्या? एसेट यूज हुआ कब से कब तक? मार्च से दिसंबर तक। तो टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। करें सॉल्व। किस फिगर की बेस पे करें वर्किंग? 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इयर्स लाइफ दी हुई है। जब भी डेट्स अवेलेबल हो काइंडली टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन सॉल्व करें। 41667 पे राउंड अप करना बस 7 हो जाएगा। रुपीज में राउंड अप करो। एनी कंफ्यूजन सर? देन बेटा एक नई चीज आ रही है, सेम डेट लिखें, सेम डेट लिखें, इसके नीचे हाफ पेज रख लें, फिर एक नेक्स्ट ईयर भी शायद रिक्वायर्ड है। इसी साल की है, इसके साल की एंट्रीज रिक्वायर्ड। वो 6 वाले इसके नीचे भी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो हाफ पेज रख लीजिएगा। एक एंट्री यहाँ है, फिर मेरे ख्याल 2 और है, तो 3 एंट्रीज की स्पेस रखते जरा टेबल बनाएं। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल सॉर्ट ऑफ एक वर्किंग बना लो और जरा उसके कॉलम्स बना के कोई नाम लिखने की कोशिश करें। डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। नहीं काइंडली मैं बनाता हूँ, साथ में साथ करें, बस ये फिगर यहाँ पे सॉरी हेडिंग्स लिख कर रखते हैं। ये टेबल बनाते हुए किस तरह से सोचना है, काइंडली जरा मेरे साथ दोबारा वर्ड सुने मेरे। ये टेबल हमेशा हमने स्टार्ट करना है डेट ऑफ एग्रीमेंट से, अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट से नहीं। बोलने क्या है, कहाँ से शुरू करना है? 1 मार्च 2005। रुक गए, एक दो स्टेप्स करवा दूंगा। फिर बेटा इसका स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा लिखना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट्स वाला। 2 lakh is the liability before paying anything on 1st March 2005. तो 2 lakh स्टार्टिंग पॉइंट होगी। ठीक है, कल वाली बातें एज इट इज कर रहा हूँ, देख लेंगे एक नजर टेबल कल वाला। कल कहाँ से स्टार्ट किया था? डेट ऑफ, अब वो 1 जनवरी जीके ने अकाउंटिंग का भी स्टार्ट था, लेकिन वो एग्रीमेंट की डेट थी और 7710 की जगह 2 लाख आ जाए वापस। देन उसके बाद फिर आपने अब ईयर एंड्स नहीं लिखने इसमें, वो डेफिनेट ईयर एंड्स हमने कंसिडर करने हैं जब हम अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट आपने डेट्स देखनी है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, और नेक्स्ट डेट बताएं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट क्या लिखना है। आपको डाउन पेमेंट नहीं है इसमें, अगर होती तो दोबारा शायद 1 मार्च लिख के मैं डाउन पेमेंट की फिगर लिखता, तो डाउन पेमेंट ना होने की वजह से मैं स्ट्रेट वे कौन सी डेट लिखूंगा? 28 फरवरी 2006। तो इस
टेबल को बनाते हुए आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट से स्टार्ट करना और उसके बाद फिर आपने एग्रीमेंट की रिस्पेक्टिव डेट लिखते जाना। तो कितना रेंटल है जी सर? 71,475। अब इसमें 1 साल बाद पे होना है, क्या इसमें इंटरेस्ट होगा? इसमें या इस पे? इस पे, इसमें होगा। सॉल्व कैसे करो? वो बैलेंस 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 16%, कितने मंथ्स का कैलकुलेट होगा? यहाँ पूरे साल का ही होगा। वो डेफिनेटली फिर अकाउंटिंग एंट्री जब करेंगे तो आपको कुछ आइडिया शायद हो गया हुआ। तो 2 लाख इंटू 16%, 32,000 is the interest from 1st March to 28 February 2006, 1st March 5 to 28 February, पूरा साल है ये। लेकिन डेफिनेटली इसमें अकाउंटिंग ईयर के कॉन्टेक्स्ट में 10 मंथ्स हमारे ईयर में आने चाहिए और फिर ये 2 मंथ्स और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। लेकिन टेबल बनाते हुए ईयर एंड्स को अगर जहन से निकाल दें तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ एग्रीमेंट की बेस पे, डेट्स की बेस पे इसको बना लें और देन इंशाल्लाह भी फाइनल अक्रूवल बेसिस पे वर्किंग करते हैं। एक प्रिंसिपल लिखवा दूंगा और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? 2 लाख में से 160525। और ये बातें तो फाइनल है ना सब? अब नेक्स्ट एक डेट बस मुझे बता दो आप। करें कंप्लीट, बना दो बना दो। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी प्लीज? सही, बस मैं लिख रहा हूँ फिगर्स, बस देख लीजिएगा। ये सभी ठीक है फिगर्स पर? करें करें, आप लोग सॉल्व करें, ऐसे बोर्ड से ना देखे लिखें।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने बना ली। ये डाला सर, पहले सर ये टेबल बनाया क्यों है, क्वेश्चन देखा था यार। क्वेश्चन के मुताबिक तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी 2006 पे होनी है, और वो तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो प्रॉब्लम क्या है, नई चीज क्या है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, उसको काइंडली जरा सही समझिएगा जरा। सब लोग जरा ये 32,000 को एक सर्कल सा लगा के जरा हाईलाइट कर लो अपना जरा टेबल 32,000। और कुछ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली प्लीज सीरियसली नहीं वो रिक्वेस्ट, इस इंटरेस्ट का मुझे अपने टाइम पीरियड भी बताना है और लिखना भी है। बताइए इसका टाइम पीरियड का, ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है। कोशिश करें इसके साथ से ऊपर नीचे कहीं जगह बन सके। 1 मार्च 5 से लेके 28 फरवरी 2006 तक का इंटरेस्ट है। हमने पूरे साल की बेस पे 16% रेट से कैलकुलेट किया, ठीक है ऐसे ही सर। अब हमारे ईयर आ गया 31 दिसंबर 2005 पे, तो यकीनन ये जो इंटरेस्ट है 32,000 का, इसमें पे तो रेंटल के साथ होना है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन एक्सपेंसेस और इनकम अक्रूवल बेसिस पे ईयर वाइज रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो इस 32,000 में से जो 10 मंथ्स बनते हैं मार्च से दिसंबर तक, वो इंटरेस्ट अकाउंट फॉर होना चाहिए हमारे अकाउंटिंग ईयर में। और अगर पे नहीं हो रहा तो फिर उसे लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैं किस एंट्री की बात करना शुरू हो गया हूँ, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट होना। पिछला क्वेश्चन का देखो उसका टेबल, वहां ये इशू क्यों नहीं आया सही बताइएगा। वहां जिस डेट पे डी हो रहा था उसी डेट पे पे भी हो रहा था, और हमारे अकाउंटिंग ईयर में ही डेट आ रही थी। तो यहाँ इंटरेस्ट की अक्रूवल डिफरेंट ईयर में है और पेमेंट भी डिफरेंट ईयर में है, लेकिन उसमें भी पूरा इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर या हमारे पीरियड का नहीं है, उसमें भी 10 मंथ्स हमारे ईयर में आएंगे और 2 मंथ्स पे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी आपने मुझे याद करवाने। आए आपके एंट्री करें, लेकिन कैसे सॉल्व हो जाएगी। 32,000 पूरे साल का है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10/12 या डिवाइड बाय 12 इंटू 10। देखिए लिखा एक एंट्री इसके लिए स्पेस रखवाई थी मैंने, वहां पे आके फाइनल कर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल तो 666। kindly round of error is required। जो 2 महीने का इंटरेस्ट है बेटा वो किस साल में आएगा, जनवरी फरवरी से रिलेटेड है वो, फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अभी बात करते हैं उसकी। व्हाई वी हैव रिस्ट्रिक्टेड दिस वर्किंग अप टू 10 मंथ्स ओनली, क्योंकि हमारे ईयर में सिर्फ 10 महीने ही गुजरे हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट पे ना होने की वजह से लाइबिलिटी भी अपीयर हो रही है। प्लीज कोई कंफ्यूजन। प्रिंसिपल अमाउंट बेटा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। प्रिंसिपल अमाउंट को एंट्रीज देखें, अपनी एंट्रीज सामने रखें। पहली एंट्री में 2 लाख क्रेडिट हो चुका है, तो ईयर एंड तक अब 2 लाख लाइबिलिटी एज इट इज, उसको तो दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट एंट्री में 2 लाख रुपीस क्रेडिट हो चुके हैं, और उसके बाद अब लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट इस साल नहीं हुआ क्योंकि रेंटल ही पे नहीं हुआ, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है लाइबिलिटी तो। लेकिन जो इंटरेस्ट है उसने टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होना था, तो उसके 10 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया। लाइबिलिटी हमारी बुक्स में 2 लाख पे ऑलरेडी आ गई है, सही समझ आ गई। तो उसको अब दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। वो कब रिकॉर्ड कर ली हमने, जब एसेट आ, जैसी एसेट लिया तो प्रिंसिपल तो सारा लाइबिलिटी बन गया, लेकिन इंटरेस्ट है टाइम बेसिस पे बनना। अब क्या जी सर, नेक्स्ट ईयर की हेडिंग लिखें, एक लाइन से लगा लें। कौन से ईयर एंड की एंट्री शुरू होगी, 31 December 6। जी एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट एक, जस्ट एक।
हेडिंग लिखा है कहीं कच्चा होगा सारा। क्वेश्चन देखें, आप डेट पहले बताएं। एप्रिसिएशन बड़ा यकीनन चार्ज होनी, लेकिन वो तो शायद अभी एंड पे हो गया। लेकिन 28 फरवरी 6 की डेट सोचो जरा। हाँ, इस दिन पे अब काफी कुछ इकट्ठा ही होना है। तो डेट है 28 फरवरी 2006। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। और अब अपना ये फाइनेंस का टेबल का जरा सामने रख लीजिएगा, सही तरह फिगर्स ढूंढना है। होना ये है कि रेंटल पे हो रहा है, तो फिगर्स ढूंढ लीजिएगा पहले, बाद में आराम से लिखिएगा। और शायद एक कंपाउंड एंट्री में काफी कुछ आ रहा है। कैश कितना जाएगा? Let's see, we'll pay to the bank 71475 475। ठीक है। अब इसमें एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके अगेंस्ट क्या डेबिट होगा? लायबिलिटी डेबिट बाय D9 475। कंसंट्रेट फुल नहीं, यहाँ तक ठीक है। अब देन रिमेनिंग का अमाउंट है, कैलकुलेट अगर आप करना चाहिए वही 32,000 बनता है। तो 32,000 के साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आ रहा ऐसे? तो ऐसे ही आएगा। एक नजर देखिएगा लास्ट एंट्री कर वाली 2000 वाली। ये प्लीज रिपीट कर लें, बार बार ब्रेन से गुजार लें, बस बात खत्म हो गई शायद। वहां क्या हो रहा था? इंटरेस्ट पूरा का पूरा डी हो रहा था और पे हो रहा था, तो एक्सपेंस में रिकॉर्ड होना था, पेबल नहीं था। अब यह इशू क्या है? ये सारा भी पे कर लेंगे। आप इससे पिछली वाली एंट्री देखें जरा, ये जो हो रही है इससे पीछे 32,000 सारा का सारा तो पेबल नहीं था, पेबल रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो एक कंपाउंड एंट्री बन सकती है इस तरह से, गौर से देखा जरा। इसके 32,000 में से 26,667 पे होने से अब वो पुरानी लाइब्रेरी खत्म होगी, और बाकी के डिफरेंस कीजिएगा सब लोग। प्लीज प्लीज 32,000 में से 26667 जो हमने अक्रू कर लिया था लास्ट ईयर, वो माइनस करें जरा। ये जो 5333 इन 2 महीने का इंटरेस्ट है। और अब ये भी हो सकता है पहले इसकी अक्रूवल कर लें, फिर पेमेंट कर लेने की शायद उसकी जरूरत नहीं है। क्या ये फर्स्ट 2 मंथ्स का इंटरेस्ट इसी पीरियड का एक्सपेंस इसी पीरियड में पे हो रहा है? तो इस 5333 के अगेंस्ट आना चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस 5333 के अगेंस्ट। ये इसी पीरियड का एक्सपेंस है जो इसी पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा और पे भी हो रहा है। लेकिन जो 26667 है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, उसकी अब पेमेंट हो जाने से एक्सपेंस बढ़ेगा या लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी? तो 26667 के अगेंस्ट क्या वर्ड्स आ जाएंगे? इंटरेस्ट पे। तो यकीन है एंट्री करने के और भी वेज हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि कंपाउंड एंट्री करना। लेट्स रिवाइज मेरे साथ। व्हाट इज अमाउंट ऑफ टोटल पेमेंट? प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट लीज लायबिलिटी डेबिट हुई, और जो डिफरेंस था इंटरेस्ट का उसमें से 10 मंथ्स का अक्रू हो गया हुआ था, अब उसकी पेमेंट होने से लाइबिलिटी खत्म हुई, और जो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो इसी पीरियड का है, देयरफॉर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। तो कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना नोट करना। और अगर इसी तरतीब से लिखें जिस तरह मैंने बनाई वर्किंग, तो होपफुली आप नेक्स्ट खुद से भी कर सकते हैं। मतलब मैंने पहले क्या लिखा, फिर क्या किया, फिर क्या किया, पहले इसी सीक्वेंस को देखें। जी, एनी कंफ्यूजन एंट्री से? बाकी फिर आपको कंप्लीट करना चाहिए, सोचा जरा कर ली, इसके बाद बाकी क्या होना है वो शायद रिपीट होना है। करें करें इंडिविजुअली ट्राई करना था 2 मिनट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है 28 फरवरी से। जी 26,000 टू 26,667 लास्ट एंट्री में देखें,
पिछले साल के एंड पे अक्रू कर लिया था हमने, तो अब 32,000 पे हो रहा है। तो उसमें जो 26667 वाली लाइब्रेरी थी वो पे हो जाने से फिर खत्म हो जाएगी, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो तो है ही 2006 रिलेटेड जनवरी और फरवरी, तो उस पीरियड का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम 2006 में एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है सर। क्या इस साल भी एसेट 10 मंथ्स ही है? एसेट इस साल तो पूरा साल यूज होगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। मेथड अगर नहीं पता तो स्ट्रेट लाइन सिंपल, 2 लाख डिवाइड बाय 4। एक और एंट्री जरा सोचनी चाहिए आप लोगों को। जरा टेबल देखें सही अमाउंट शुरू करना, और जो रेलिवेंट इंटरेस्ट है उसको तो एक्सप्लेन कीजिएगा बिल्कुल उस तरह जैसे मैंने पहले करवाया। एक दफा अपने हाथ से जरा खुद से कर लो। हाँ जी, वंस अगेन 10 मंथ्स जो है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2006 एंड 31 दिसंबर 2006, इसका शायद इंटरेस्ट अक्रू होना चाहिए, लेकिन किस अमाउंट का ये जरा डिसाइड करें। किसमें बेटा, किसमें ये बेटा, अब हम 31 दिसंबर 6 पे जाके इंटरेस्ट अक्रू करने लगेंगे। अक्रू मीन्स जो पेएबल रहेगी, तो फर्स्ट 2 मंथ्स का तो इंटरेस्ट पे नहीं होगी। तो सर मैंने कब कहा कि एक्सपेंस नहीं, फर्स्ट एंट्री देखें एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, फर्स्ट 2 मंथ्स तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है। अब शायद हमें 1 मार्च से 31 दिसंबर 10 मंथ्स का इंटरेस्ट और रिकॉर्ड करना है। हाँ डेफिनेटली, अगर हम अभी एक्सेक्स बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये 2 महीने का इंटरेस्ट भी आएगा, और फिर वो अगले 10 महीनों का भी प्लस होके आएगा। लेकिन इस वक्त आपने बस अक्रू करना है जो रिमेनिंग 10 मंथ्स का। फर्स्ट 2 मंथ्स का तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, क्या ख्याल है? और पे भी हो गया। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये नेक्स्ट 10 मंथ्स है, ये अभी पे नहीं हुआ, तो इसलिए अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। चलेंगे एक बार टेबल में से भी ढूंढने की कौन सी अमाउंट की बात हो रही है, इसको एक्सप्लेन कर ले प्लीज यार, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने एक दफा, ये कब से कब तक का इंटरेस्ट बनता है। डेट्स लिखे 1 मार्च कौन सा सर, तो 6 to 28 फरवरी 2007। अब 6 में आप वर्किंग कर रहे हैं, तो 25684 मल्टीप्लाइड बाय 10/12। ठीक है, प्लीज काइंडली एनी कंफ्यूजन। फिगर बन जाएगी हमारी, टोटल है 25684 मल्टीप्लाइड बाय 10/12, 21403। Spends habit and payable credit. Any confusion sir? करें कुछ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखें, बनाए फॉर्मेट कंपैरेटिव के साथ बनाइए मत। बेटा प्लीज 2 मंथ्स का ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है, कंसंट्रेट करें। ये 5333 क्या है, जनवरी फरवरी का इंटरेस्ट तो पेमेंट बेसिस पे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया 28 फरवरी पे, और लास्ट 10 मंथ्स का बस शुरू होना है। प्लीज क्लियर है।
राइट ऑफ यूज एसेट फाइनल करना है स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन। जी सर प्लान फिलहाल वैसे ही करना जैसे कल किए। जी नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज एसेट तो खुद से फाइनल करना है। जी सर एक्यूमुलेटेड क्या लिखेंगे जी 5 में 5 5 5 और 6 में क्या लिखेंगे 91667 होता है ना सर 50,000 और ऐड हो गया 5 वाज द फर्स्ट ईयर एंड देन 6 में फिर एक्यूमुलेट होके पिछले साल की 91,667 फिगर आ गई। ओके डब्ल्यूडीवीज बताइएगा कैरिंग अमाउंट ट्रिपल थ्री ट्रिपल थ्री मैम पहली बार नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज की हेडिंग रखना एक दो लाइनें बीच में रखते हैं। सभी को लेके करें सर मैच एंजॉय तो नहीं कर रहे आराम से टेक लगी बल्कि लेटे में तकरीबन फैन खोला हुआ रजिस्टर भी बंद बस करो ये चलो सर एक दफा दोबारा मेरे साथ ये समझ लें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद ही बनाइएगा। What is the way of preparing this breakup? Let's revise. टेबल काइंडली सामने रखें फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल काइंडली सामने रखें या चलिए आप खुद बनाइएगा लेकिन मैं सब फिगर्स सुन ले रहा मैं सब फिगर्स रिवाइज कर सबसे पहला काम ये होता है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी फाइनल किया जाए। अब यकीनन कौन कौन सा साल रिक्वायर्ड है 5 6 इकट्ठा नहीं काइंडली किसी एक साल पे पहले आ रहे हैं और बेहतर है कि सीक्वेंस में हो रहे 5 पहले सोच रहे थे बाद में फिर 6 तो 31 दिसंबर 5 जहन में रख के डेट बोले 31 दिसंबर 5 डेट जहन में रख के मुझे क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ के बताएं। कंसंट्रेट करें जरा थोड़ा टफ है ईयर्स डिफरेंट है लीज के डेट्स डिफरेंट है 31 दिसंबर 2005 वाले दिन प्रिंसिपल टर्म्स में लीज लायबिलिटी कितनी है ये 2 लाख ही है अगर अपनी एंट्रीज देखा 2005 वाली एंट्रीज देखी हमने सिर्फ 2 लाख से लीज लायबिलिटी क्रेडिट की है और 5 के एंड तक लीज लायबिलिटी फर्दर डेबिट क्रेडिट नहीं हुई क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो पे ही अगले साल होंगे। तो सबसे पहले कौन सी फिगर आइडेंटिफाई हो गई है 2 लाख इज द क्लोजिंग बैलेंस यकीनन ये 1 मार्च को बैलेंस हो गया था इससे चेंज कब होना
नेक्स्ट ईयर जाके चेंज होना। तो 31 दिसंबर 2005 वाले दिन ये लाइबिलिटी 2 लाख एज इट इज ही होगी अभी। अब से शुरू हुई और कब तक एज इट इज रही। तो इस टेबल में एंडिंग डेट्स नहीं है, इवेंट्स की डेट्स अकॉर्डिंगली हमने बस इन्हीं के साथ ही पढ़ना है। तो 31 दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस सबको पता चल गया 2 लाख का। देन फिर उसके बाद सिंपल है। अब इस 2 लाख में से नेक्स्ट ईयर कितना पे होगा 39475। ये क्या हो जाएगा लायबिलिटी डन है। और अगली 3 अमाउंट्स का सम करके एक दफा दोबारा फाइनल करना है। करें 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 एक फाइनली चेक करके बस यकीन आ जाना चाहिए। 45791 प्लस 53118 एंड प्लस 6166। नहीं यही होगा या यही है, आ गया है या आ जाएगा। अगर आ गया है तो इंशाल्लाह आइंदा आइंदा भी आएगा। तो प्लीज व्हाट इज द करंट लायबिलिटी 3975 और देन नॉन करंट लायबिलिटी 1605। जब भी कभी इस तरह से डिसीजन ले रहे हो तो इंटरेस्ट को लेकर फिर डिस्कस कर लें। तो जस्ट प्रिंसिपल के एंगल से आप लिखा खुद से जाके 2005 फाइनल करें कौन सी फिगर कैसे आनी चाहिए। मैं बाद में लिखूंगा, आप लोग यहाँ से टेबल्स देख के लिखें। पहले करें हिम्मत करें। ये स्क्वायर हो गया। 39475 current portion of lease liability and 1605625 is lease liability within non-current liabilities. डन सर। मैं फिर बाद में प्रेजेंट करूंगा। अब आप लिखे हुआ अब 6 के डिसीजन लेनी 31 दिसंबर 6 का क्लोजिंग ढूंढे। क्लोजिंग क्लोजिंग जम्प्स ना लगाए जम्प्स ना लगाए। ये अच्छी बात है कि समय मेरा आ गई है, लेकिन इससे ही जम्प्स लगा के ऐसी गलत ना हो जाए। प्लीज आइडेंटिफाई क्लोजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। 31 दिसंबर 6 जहन में रख के टेबल बने। क्या 28 फरवरी 6 की डेट गुजर गई होगी। 31 दिसंबर 6 पे आके February 6 गुजर गया होगा। गुजरना होगा ना यार। और नहीं सर नहीं गुजरा होगा, गुजर गया होगा सर। क्या होगा 31 दिसंबर 6 का क्लोजिंग बैलेंस बता दे, पता नहीं गुजरा होगा। 160525 डन। ब्रेकअप बोले क्या नहीं सर ब्रेकअप ये है। पहले करंट फिर करे करे फाइनल करे लिख के लिख के लिख के लिख के लिख के लिख के 28 फरवरी को ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया था और फिर दोबारा इसने चेंज होना है अगले साल फरवरी में जाके। तो 2006 के एंड पे सब क्लियर है प्लीज। हम 160,525 लाइबिलिटी पे होंगे अभी और उसमें से फिर 7 में पैसे जाने हैं 45791 और आफ्टर 7 जाने हैं 1734। सम ऑफ नेक्स्ट टू अमाउंट्स 8 और 9। ठीक है फाइनल करें प्लीज, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं बात समझ आ रही। चलो मैं फाइनल फिगर्स देख रहा हूँ, अगर स्टिल इशू होगा तो बताइए। नहीं सर जी जो लायबिलिटी है उसका पहले आपने क्लोजिंग ढूंढना। क्लोजिंग का मतलब हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी है कितना, और देन फिर वो जो
न्यू लाइब्रेरी रह गई है, उसमें से नेक्स्ट 12 मंथ ये बड़ा ऑनलाइन सोर्स आवाज आ रही है मेरी? देखिएगा आपके पास चलो। ये बड़ा ऑनलाइन सोर्स का मेरी आवाज आ रही है? आ रही बात यहाँ से, लेकिन चैट नहीं चल रही। आवाज चल रही? ये नहीं चलना इसका। नहीं, लैपटॉप है नहीं, ये भी नहीं चल रहा।
बेटा आवाज मेरी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स पर ये काइंडली बताइएगा। देखिए पहले सही करो। हाँ चलो बेटा जैसे बात खत्म हुई शुरू करिएगा प्लीज। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बस चल गया मॉडल ठीक है बस ये रेडी फिगर भी फॉरन अभी फाइल होंगे। लीज लायबिलिटी और करंट पोर्शन की रिस्पेक्टिव अमाउंट्स काइंडली लिखवा दीजिएगा जरा। जी 2005 में फिगर जरा बोल दें। 160 करंट पोर्शन 39475 2006 में 1147 and current portion 45791 4114734 और 45791 ठीक है मेरा एक नई चीज है इसमें एंट्रीज देखा जरा एंट्रीज 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 कोई इंटरेस्ट पेबल की स्टोरी में है अगर खुद से लिखेंगे जरा कैसे लिखना देखें जरा एक मिनट सबको चांस दे इंटरेस्ट पेबल भी यहाँ है। अच्छा करंट में लिखना है नॉन करंट में करंट में क्यों 5 वाला 6 में पे हो रहा और 6 के एंड वाला 7 में पे हो रहा नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाना ठीक है। तो करंट लायबिलिटी क्यों क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो रहा है 26667 एंड 21403 और अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली फिर ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का कोई टोटल और मैच होने वाली कोई सेंस नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मैच इंशाल्लाह जरूर होगी जब आप पूरी बना रहे होंगे तो एक्सट्रैक्ट्स का कोई टोटल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरफ हमने फिगर्स में प्रेजेंट किए हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अपीयर होनी चाहिए। एनी कंफ्यूजन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट्स फाइनल करना रिक्वायरमेंट है डी शायद करें फाइनल करना नहीं बेटा प्लीज आवाज में तो हिस्सा नहीं आएगा। ये सर डेप्रिसिएशन 2005 की डेप्रिसिएशन थी 4166 और 50,000 2006 की इंटरेस्ट एक्सपेंस ना सर काइंडली अपनी एंट्रीज एक बार देखा प्लीज एक्सपेंस की अमाउंट जरा काइंडली मेरे साथ समझ लें 2005 का एक्सपेंस है 26667 अक्रू तो हुआ है सर एक्सपेंस डेबिट तो हुआ नहीं हुआ इसलिए लायबिलिटी भी है 6 वाला जरा काइंडली प्लीज एंट्रीज एक ही फाइनल कीजिएगा फिर बाद में आप पूछ रहे हैं फिगर कहां से नहीं एक मिनट 6 वाली एंट्रीज 2006 वाली एंट्रीज प्लीज सामने रखिएगा
छोड़ दे देख के ना लिखिएगा इसे सर 2 फिगर्स आनी है यहाँ। फर्स्ट 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है 28 फरवरी में रिकॉर्ड हुआ होगा, वो भी एक्सपेंस है। हाँ वो पे हुआ इसे पेएबल नहीं है, लेकिन क्या एक्सपेंसेस में आएगा कितना 5333 और फिर लास्ट एंट्री में है तो एक्सपेंस फॉर द ईयर की वजह से वर्किंग कर ले। फर्स्ट 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है पिछले इंस्टॉलमेंट में से, और फिर जो 10 मंथ्स का अक्रू हुआ 21403। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 21403 सिर्फ क्यों आ रहा है, क्योंकि 5333 पे हो गया है और ये पेएबल भी है, इसकी लायबिलिटीज में भी आ रहा है, लेकिन क्या एक्सपेंसेस दोनों ही है? आंसर बताइएगा। 26726 सॉरी, ठीक है। बात पूरी समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन? चलिए मैंने एक नई चीज स्टार्ट करने मेरे ख्याल आज लेने देता है। क्वेश्चन इंशाल्लाह कल से मैं होमवर्क दूंगा, आज कैंडी जरा अगर ये दोनों बातें दोनों क्वेश्चन सॉरी सही तरह रिवाइज हो रहे हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आसानी रहेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ग्रुप में नंबर भेज ग्रुप का